हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए ये साइंस का पार्ट 2 है। यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान्य अध्ययन का पार्ट है साइंस, और साइंस का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इस पूरे सीरीज को बनाया गया है। चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के गति के पहला नियम को क्या कहा जाता है? पहला नियम को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसको एक और नाम दिया जाता है गैलीलियो, गैलीलियो का नियम। ठीक है, ये भी कहा जाता है, ध्यान रखना आपको। और ध्यान रखना है कि गति के प्रथम नियम से बल की जो फोर्स का जो परिभाषा है वो पता चलता है। ठीक है, अच्छा, न्यूटन साहब जो है आइजैक न्यूटन, इन्होंने 1687 में एक बुक में इसकी जिक्र किया गया है। बुक का नाम है प्रिंसिपिया, ये बुक का नाम है, इस बुक पर इसकी चर्चा है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, गति के लिए 3 नियम दिए हैं। वो तीनों नियम के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम बोलता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ही बाह्य बल लगेगा तो उसकी स्थिति में चेंजेस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे उस वस्तु में चेंजेस आएगा उसकी स्थिति में, तो इसको बोलेंगे जड़त्व का नियम। और ये जो स्थिति परिवर्तन होता है वो किसके वजह से होता है? एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है, त्वरण क्रिएट होता है। तो पहला नियम बोलता है यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको गतिशील अवस्था में रहने दो, या फिर वो विराम अवस्था तो विराम अवस्था में रहने दो जब तक उस पर बाह्य बल न लग जाए। ये गति का प्रथम नियम है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल यदि आप देखते हो तो चलती हुई बस में यदि अचानक ब्रेक लगाए तो व्यक्ति जो वहां पर उपस्थित है वो सामने की ओर झुक जाती है। क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो, गाड़ी चल रही है और हम वहां खड़े हैं तो गाड़ी चलने के बाद अचानक ब्रेक लगेगा तो उसकी स्थिति चेंजेस होगी। ठीक है, स्पीड में था, विराम अवस्था में आ गया, तो इस कंडीशन में व्यक्ति सामने की ओर गिर जाता है। वैसे कोई पेड़ है, उसको अचानक हिलाने से उसमें कमजोर पत्तियां जो है नीचे गिर जाती है, या फल जो है नीचे गिर जाती है। क्लियर? ये आपका न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम जो है ये क्या कहता है? ये बल का समीकरण देता है, बल का समीकरण। और समीकरण क्या है जी? F बराबर m इंटू ए। ठीक है, यदि कोई वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है? उसकी वेग में समय के साथ चेंजेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? त्वरण। तो त्वरण वस्तु की मास मतलब द्रव्यमान, इनका गुना किया जाए तो उससे फोर्स क्रिएट होगा। तो यही फोर्स की परिभाषा क्या बताता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम ने। ठीक है, और तीसरा नियम बोलता है, थर्ड लॉ जो देखोगे तो थर्ड लॉ क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया, ये बताता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जितनी क्रिया करती है उसी के बराबर उसके विपरीत क्रिया भी होती है। ठीक है, कोई वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसके जस्ट अपोजिट उसी के बराबर उसकी प्रतिक्रिया भी होती, एक्शन और रिएक्शन। इसको बोलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। जैसे किसी व्यक्ति को आप एक थापड़ मारे, ठीक है, और आपका बल जो लग रहा है हाथ का 2 न्यूटन है, तो सामने से भी वो जस्ट अपोजिट 2 थापड़ मतलब एक थापड़ मारेगा, वो भी 2 न्यूटन का। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ेगा तो गोली सामने जाएगा तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, तो एक्शन और रिएक्शन। क्लियर है? रॉकेट प्रपल्सन देखे होंगे, तो रॉकेट उड़ने के लिए भी वहां पर क्या होता है? थर्ड लॉ लगता है। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है।
क्लियर है? हम लोग जो चलते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर चल क्यों पाते हैं? क्योंकि यहां पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? देखो भौतिक राशियां भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है वेक्टर, वेक्टर होता है, दूसरा स्केलर होता है। ठीक है, वेक्टर को बोलते हैं सदिश और दूसरा है आपका अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होता है? जिसमें आपका दिशा प्लस परिमाण ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर या सदिश राशि। इसमें क्या होता है? केवल क्या होता है? परिमाण होता है, या मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। यहां पर केवल मैग्नीट्यूड यूज होता है। क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो वह सब शब्द जिस देखो जहां पर व या ब का जहां यूज होता है, जहां पर दिखे दो अपवाद को छोड़ करके, एक आपका क्या है? विद्युत, विद्युत धारा, और दूसरा है आपका दाब। ये दो चीज को छोड़ करके ना जहां पर व और ब दिखे वो सभी क्या है? सदिश राशि। जैसे देखो विस्थापन में v सदिश राशि, व सदिश राशि, ब सदिश राशि। आयतन क्या है आपका? अदिश राशि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वैसे हम लोग अदिश राशि की बात करेंगे तो जहां पर व और ब ना दिखे तो क्या कहलाएगा आपका? अदिश राशि। केवल दो अपवाद है, विद्युत धारा और दाब। चलो इसको थोड़ा अगले पेज में देखते हैं। देखो ये देखो यहां पर मैं लिख दिया हूं अदिश राशि याद करने के तरीके, या फिर मैं जो बताया हूं व या फिर ब, ये देखना वो क्या कहलाएगा आपका? सदिश। और बाकी अदिश, अदिश में क्या है? ऊर्जा है, समय है, कार्य है, चाल है, विद्युत धारा और एक है दाब। ठीक है, यहाँ नीचे दाब लिखा हुआ है, प्रेशर। इसको याद करने का तरीका ये है। क्लियर है ट्रिक? या फिर आप सदिश राशि देखोगे तो यहां पर देखोगे ये व यूज हुआ है, व यहां पर ब व विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग। ठीक, ये याद करने के तरीके हैं आपके वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को। देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। एनर्जी जो है उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको ये क्या होता है? ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे या ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के द्वारा लाइट ऊर्जा, हीट ऊर्जा, ये आपका ऊर्जा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं जो सड़क है उस पर हमको चलना सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि सड़क जो है, पृथ्वी जो है वो क्या है? खुरदरा रहता है, और खुरदरे होने की वजह से वहां से घर्षण बल वहां पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो घर्षण बल उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? हमको चलने में आसानी होती है। एक्चुअल में यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। क्लियर है? और बर्फ में जब चलोगे तो बर्फ क्या होता है? चिकना होता है, तो वहां पर चलना टफ होता है। हाँ, ये राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑनलाइन क्लासेस अब चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ना हो गया है आसान, क्योंकि आप चाहे तो घर बैठे ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि अब चंद्रा एकेडमी जो है ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत कर चुकी है, जिसमें राज्य भर के बच्चे जो है आपका इस ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजी वैपम, सीजीएसआई, पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में एडीओ का जो वैकेंसी आया है ये भी हमारे यहाँ कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर QR कोड है, इसको स्कैन करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देर न करिए, जल्दी चंद्रा एकेडमी
और उनके टीम के साथ जुड़िए और अपनी लक्ष्य है या अपनी जो चाह है उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखो, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या दिया है? 4:9। ठीक है, यहां पर गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है 4:9। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? वेग, वेलोसिटी का बताना है इसका रेशियो। देखो यहां पर क्या बोला जी? दो समान द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है, मास जो है, द्रव्यमान यहां पर क्या है? समान है। तो मान लेते हैं उसकी द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, और यहां पर गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो देखो अलग अलग होगा। पहले वस्तु का वेग मान लो v1, ठीक है, और दूसरे वस्तु का वेग, इसको v2 मान लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला आपका होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv²। ठीक है, तो दोनों का मास तो समान है क्योंकि द्रव्यमान समान है बोला है। यहां पर वेलोसिटी अलग अलग है, इसका 1 ले लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1। अब सेकेंड हमको काइनेटिक एनर्जी 2 देखेंगे तो 1/2 mv2 का स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बोला गया है कि दोनों का अनुपात जो है क्या दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड इक्वल 1/2 m v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 m v2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, यहां रख दिए। इसी का रेशियो दिया हुआ है 4/9। क्लियर है? चलो अब देखो, ये आपका कैंसल हो जाएगा, 1/2 m से m कैंसल हो गया। यहां बचा v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v2 का स्क्वायर। यदि इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट ओवर में चले जाएगा, तो v1/v2 इक्वल 4/9 का रूट ओवर। ठीक है, अब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो v1/v2, 4 बाहर निकलेगा रूट से तो 2 बन जाएगा और 9 जो है 3 बनेगा। तो हमारा यहाँ वेलोसिटी का रेशियो क्या मिला? 2:3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें द्रव्यमान समान बोला है, वेलोसिटी अलग अलग रहेगा और फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3। चलो नेक्स्ट देखिए। देखो ये सीरीज में आपका न्यूमेरिकल डालने का मकसद यही है क्योंकि एग्जाम में श्योर है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और आगे भी 1-2 न्यूमेरिकल है। चलो बनाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका जो यूनिवर्सल लॉ जो दिया है वो किसने दिया है जी? न्यूटन ने दिया है। न्यूटन, किसने दिया है? न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल लॉ दिया गया है। इस नियम के द्वारा क्या बताया गया है कि कोई दो वस्तु है, मान लेते ये दो वस्तु है। क्लियर है? अब ये वस्तु का मास m1 है और इसका m2 है। अब इनके बीच में कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं r इसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहां पर यह बोला जाता है कि एक फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास के गुणनफल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड बोलता है कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/ इसके जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के। तो ये आपका ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। दोनों में देखो एफ एम कॉमन है, दोनों में एफ और एफ फोर्स कॉमन है, तो फोर्स को अलग लिख करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा कौन सा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अकॉर्डिंग। अब यहां पर क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटा करके F बराबर G m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। G क्या है? एक नियतांक है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, ये होता है इस सार्वभौमिक नियम के थ्रू। इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे।
क्या बोला मैं, दो वस्तु है, उन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, इसका m1 है m2 है, ये अलग r दूरी पर रखा हुआ है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको F बोलेंगे। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है उसके मास के गुणनफल के, और यही F जो है फोर्स है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिक्स किए तो यहाँ फार्मूला मिला F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन ने दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप लोग के लिए। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगाता है, ठीक है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें से एक सेप छोड़ दिया जाता है, ऊपर में एक सेप छोड़ता है, तो वह क्या होगा। देखो जब अंतरिक्ष यान मतलब स्पेस में जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि कोई सामान को छोड़ोगे तो वो चीजें वहीं पर स्थिर रहता है, मतलब जिस स्पीड से छोड़े हैं उसी स्पीड से वो चलते रहता है। देखो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कोई वस्तु यदि अंतरिक्ष में छोड़ोगे तो जिस स्पीड से छोड़ोगे वह उसी स्पीड से वहीं पर घूमते रहता है। क्लियर है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका क्या असर पड़ेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन है। इनके बीच की दूरी जो है आर है, ठीक है, आर है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये मान लेते हैं एम ई है और ये क्या है, एम एस है। तो एफ जो लगेगा इसका एफ, ठीक है, F1 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा जी, जी एम ई इंटू एम एस डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। पहला इक्वेशन हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पर यह बोला गया है कि पहले जो आर था वो 2r हो गया है, ठीक है, अब कितना हो गया है, उसकी दूरी 2 गुना हो गया है। तो यहां से F2 क्या बनेगा, इसको समझना, एम ई इंटू एम एस, यहाँ जी सामने रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर, और इसको हल कर देंगे तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई इंटू एम एस डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। ये ओपन होगा, 2 का 4 हो जाएगा r स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हम लोग पहले समीकरण को दूसरे से भाग दे देते हैं, ठीक, जैसे भाग देंगे तो F1 डिवाइड बाय F2 बराबर, जब भाग देंगे तो ये पूरा ऊपर का कट जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन इधर से, इसका इधर से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा जी, इधर से देखोगे तो पहला वाला इक्वेशन पहले तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4r का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से फिर कट गया। तो F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, F2 इंटू 1/4। तो यहां से क्या पता चला कि पहले जो फोर्स लग रहा था वह बाद में लग रहा है फोर्स का 1/4 हो जाएगा। पहले जो फोर्स लग रहा था वो बाद में जो फोर्स लग रहा है उसका 1/4 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वह जितना है उसका चौथा भाग, जितना पहले था उसका चौथा भाग हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। करता हूं आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार इसको रोक करके, ठीक है, समझिएगा या फिर बार बार देख लेना। चलो नेक्स्ट देखो है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर यदि गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर गिरेगा। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, समान आकार का बोला है, तो किसी भी वस्तु को ऊपर से गिराओगे तो उसके द्रव्यमान की बात हो रही है या फिर भार की बात। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, टी बराबर, टी क्या है, आवर्तकाल, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी द्रव्यमान का जिक्र नहीं किया है तो सभी इक्वल है, तो सभी का आवर्तकाल क्या होगा, समान होगा, समान समय पर सभी साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है
चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। क्लियर है? जैसे मान लो आप लोग किसी व्यक्ति का ए है, कोई ए का वजन मान लेते 60 केजी है ओरिजिनल, ठीक है, जो पृथ्वी पर है ये, ठीक है, पृथ्वी पर इसकी वजन 60 है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर इसका 60 का 1/6 होगा, मतलब 10 केजी होगा। क्लियर है? ये बात यहां पर कह रहे हैं। दूसरा देखो, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन का सही स्पष्ट करता है, ये गलत हो गया। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, ये भी गलत है। कथन बस सही है, कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है। देखो, मानव शरीर जो है, यदि एक पृथ्वी बनाते हैं, ये हमारा क्या है? अर्थ है। तो अर्थ की कंडीशन में बीच में क्या है? इक्वेटर। ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो है इक्वेटर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, तो भूमध्य रेखा हो गया। ये ऊपर जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे क्या बोलते हैं? ये वाले को साउथ पोल। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर मानव का जो वजन है, भार है, वो यहाँ भूमध्य पर कितना होता है? 0 होता है, और पोल पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, सर्वाधिक, मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये सही है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान नहीं होता, गलत है। विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को बोला जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी गलत। पहला आंसर क्या है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो, कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? अब प्रश्न में क्या दिया गया है जी? ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या दिया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर टाइम दिया है, टी कितना दिया है? 3 सेकेंड। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है गति के समीकरण के हिसाब से, तो पहला समीकरण होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, जो u होता है, u होता है प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, और v जो होता है अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग होता है। क्लियर है? तो ये पूछा है उसका वेग क्या है, ये यही पूछा है, v को पूछा गया है। क्लियर? तो यहां पर u जो होगा, u क्या है? प्रारंभिक 0 होगा, एक स्थिर है, 0 है। अब वैल्यू रखो, v बराबर u 0 हो गया, a का मान क्या है? 9.8 इंटू टी का मान 3 सेकेंड। यदि गुना करोगे आप, तो इसको गुना करने पर यहां मिलेगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, समय दिया है, प्रारंभिक वेग, जब वस्तु स्थिर रहता है तो वेग क्या होगा? 0। तो अंतिम वेग पूछा है, तो अंतिम वेग हो जाएगा, इनको हल करेंगे तो 29.4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है जी? 100 किलोग्राम है। ठीक है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? देखो ध्यान रखना कि आपको पता होगा शायद कि द्रव्यमान जो है ये प्रत्येक स्थिति में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नियत होता है। द्रव्यमान में कभी भी चेंजेस नहीं होती, परंतु भार में होता है, भार में चेंज होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उसके उस पर डिपेंड करता है किसी वस्तु का भार कितना होगा, कम की ज्यादा।
ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात किया गया है, तो द्रव्यमान जो है कभी भी चेंजेस नहीं होता। तो 100 किलोग्राम जितना था उतना अभी भी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भार में चेंजेस होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, ये चेंज होते रहता है भार जो है, बट द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये क्या बोला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है। आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैच करना है। देखो रेडियन, रेडियन की खोज किसने किया है, आपको पता होगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियन का खोज किया है। दूसरा देखे तो दूसरा क्या है, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। एक्सरे, एक्सरे का डब्ल्यू के रोंटजन इन्होंने किया है। और चेचक का तो सबको पता है, एडवर्ड जेनर। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, पहले का दो, पहले का दो, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, फिर दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, अच्छा यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कम या ज्यादा होता है तो किस पर इफेक्ट डालेगा जी, किसी वस्तु की भार पर। ध्यान रखना, उसके द्रव्यमान पर कोई चेंजेस नहीं करता। तो चलो देखो, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस, कभी ऐसा लगता है कि मेरा भार वजन हो गया तो कभी कम। ये कंडीशन कैसे होता है, जब लिफ्ट जो है, यहां से देखो ये लिफ्ट है मान लो, तो लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो व्यक्ति की भार जो है ऐसा फील होता है बढ़ गया है, और जैसे हम लोग यहाँ नीचे आएंगे तो भार ऐसा लगता है जैसे कम हो गया है, कम हो गया है, इधर बढ़ गया है ऐसे लगता है। जब ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ा हुआ, नीचे आने पर ऐसा फील होता है। देखो, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, व्यक्ति की भार कब अधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, जब ऊपर जाता है तो व्यक्ति को एहसास होता है कि मेरा भार अधिक हो गया है, क्योंकि पता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचने का महसूस करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे से लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो इसलिए फील होता है कि मेरा भार वजन जो है ज्यादा हो गया है। जब वो वापस आता है तो उसमें क्या, एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है, वहां एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है काम नहीं करता, जस्ट अपोजिट नीचे आता है। तो ठीक है, इसलिए वहां पर क्या होता है कि उसका वजन कम है ऐसा फील होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोलक घड़ियां हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती है। सुस्त होने का वजह है इसका कि इसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है बोले तो टी बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। तो क्या होता है, सुस्त होने से इसकी एल लंबाई जो है बढ़ जाने से इसकी समय काल भी बढ़ जाता है। समय काल बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा है कि घड़ी जो है सुस्त चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से घड़ी जो है सुस्त लगता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति पर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसकी प्रदोन या फिर आवर्तकाल उसका कितना होता है ये बताना है। तो आवर्तकाल कैसे होगा, देखो देखो ये टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। यहाँ एल जो है लंबाई जो है बढ़ गया है, बढ़ गया है, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया है, तो समय क्या होगा, कम हो जाए, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, कम होगा। तो यह आंसर ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। आपको बता दूं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है,
ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर सेकेंड। यदि इससे ज्यादा किसी वस्तु की स्पीड हो जाता है तो वो जो है पृथ्वी पर नहीं रहेगा, वो अंतरिक्ष में चले जाएगा। क्लियर है? इस स्पीड से यदि चलता है इसके अंदर तो ये पृथ्वी पर विद्यमान है। और चंद्रमा पर पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चंद्रमा का है और ये पृथ्वी का है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके माध्यमूल के वेग से कम हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर क्या होता है, वहां का जो पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, इससे ज्यादा क्या होती है, जो गैस होती है उनकी वेग होता है, इसलिए जो गैस जो है वहां पर रुक नहीं पाता, वो और कहीं चले जाता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है। राइट आंसर क्या है? डी। चलो देखिए, आज का क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। जितने क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट थे, सभी आप इसको एक बार देखने के बाद नोट्स बना लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।